आज हम किशोर अपराधियों के लिए अग्रिम और डिफ़ॉल्ट जमानत के विषय में बात कर रहे हैं। अग्रिम जमानत धारा 438 सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत आरोपों की आशंका में गिरफ्तारी से बचाव के लिए दी जाती है। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता की रक्षा करना और उत्पीड़न से बचाव करना है। पर किशोरों से जुड़े मामले किशोर न्याय अधिनियम 2015 की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किशोरों के लिए यह कानून सजा के बजाय संरक्षण और पुनर्वास पर जोर देता है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अग्रिम जमानत, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत किशोरों को जमानत, संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 21, ये सभी प्रावधान सामूहिक रूप से सुनिश्चित करते हैं कि किशोरों को संवैधानिक स्वतंत्रता संरक्षण प्राप्त हो। अब हम अग्रिम जमानत के प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। अग्रिम जमानत सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और अग्रिम जमानत देने के लिए न्यायालय कुछ शर्तें भी लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज होने से पहले अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, पर अग्रिम जमानत बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में नहीं मिलती है। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत निर्दोषता की पूर्व धारणा का मूल सिद्धांत है और यह अधिनियम पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है, ना कि दंड पर। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि जमानत नियम है और हिरासत अपवाद है। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप किशोर अग्रिम जमानत के लिए मांग कर सकता है, पर विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों को देखने के बाद यह पाया गया है कि किशोरों को अग्रिम जमानत के देने के संबंध में दो भिन्न मत हैं। पहला मत यह है कि किशोरों को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है, जबकि दूसरे मत के अनुसार किशोर बीएनएस की धारा 482 के प्रावधानों के अधीन अग्रिम जमानत के लिए हकदार हैं। यहाँ पर हमने उन मामलों का उल्लेख किया है जहाँ पर अदालतों ने गंभीर अपराधों में भी पीड़ित संरक्षण को संतुलित करते हुए किशोरों को अग्रिम जमानत के अधिकार को बरकरार रखा है। डिफॉल्ट बेल एक कानूनी अधिकार है। यदि पुलिस निर्धारित समय के अंदर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहती है, तो आरोपी को जमानत पर रिहा कर देना चाहिए। यह प्रावधान बीएनएस की धारा 187 के अंतर्गत आता है। डिफॉल्ट बेल का कानूनी प्रावधान नाबालिगों को पर भी समान रूप से लागू होता है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जमानत का अनिवार्य होना इसे और भी सशक्त बनाता है। बीएनएस की धारा 187 उन मामलों में हिरासत की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है जहां पर जांच 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं हो पाती है। मुख्य पहलू इस प्रकार हैं। पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि 15 दिन ही रहेगी, लेकिन इसे शुरुआती 15 दिनों के बजाय हिरासत के पहले 40 और 60 दिनों में भी फैलाया जा सकता है। यदि जांच 24 घंटे में पूरी नहीं हो पाती है, तो आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, जो आवश्यकता समझने पर आगे की हिरासत को अधिकृत कर सकते हैं। यदि 60 या 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाता है, तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल पर रिहा कर देना चाहिए। यदि कोई मामला किसी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो भी वे हिरासत को अधिकृत कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले दिए गए हैं जिनमें अदालतों ने किशोरों के डिफॉल्ट बेल के अधिकार को बरकरार रखा है, जिससे यह बात पुष्ट होती है कि प्रक्रियात्मक देरी के कारण स्वतंत्रता को कम नहीं किया जा सकता है।
This series would be continued further to explain other important aspects of juvenile justice in detail. This would be helpful for all the individuals, including professionals in legal field. Do continue to watch this series and share your feedback by way of comments.